जय हिंद। जय जवान, जय किसान। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का कि आपके सम्मुख मुझे माँ भारती के सपूतों की वो शौर्य, वो वीरता, वो पराक्रम बताने का अवसर प्रदान किया है, जिसकी बदौलत आज हम इस माहौल में बैठ कर के परिचर्चा और चर्चा कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि बहुत सारे सवाल सर से जो है चल रहे थे, क्योंकि बिजनेस का उनके साथ कोरिलेट था, लेकिन सैनिक का युद्ध भी इसी के साथ संबंधित है, क्योंकि अगर सैनिक इस तरह का माहौल प्रदान ना करें तो शायद हम किसी व्यवसाय को कर नहीं पाएंगे। हम जब शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण होता है तो उसमें तो हम अपना काम करते हुए चले जाते हैं, लेकिन कई बार परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, जहां पर हमारा मन उदास हो जाता, हताश हो जाता, हम निराश हो जाते हैं और नेगेटिविटी में चले जाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के सैनिक ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी न वो हताश होते, न निराश होते हैं, बल्कि अपने धैर्य को बनाए हुए रख करके अपने देश और देशवासियों की खातिर हर समय अपने फर्ज को अदा करते हैं। ये पिक्चर हमने बहुत देखी है और ये पिक्चर बहुत कुछ कहती है। ये हमारे पर्सनल जीवन और प्रोफेशनल जीवन को बखान करती है कि ये हमारा एक युद्ध का मैदान ही, हम दिन भर जो सुबह जब उठते हैं तो हमारा एक रण क्षेत्र शुरू होता है, हम युद्ध के मैदान में जाते हैं और कई बार उस युद्ध के मैदान में खड़े होकर के हम निराश हो जाते हैं। लेकिन जो वीर होता है वो पुरुषार्थ के बल के ऊपर वो परिस्थितियों से लड़ता है, क्योंकि जीवन की कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जो आपको कमजोर बनाती हो, बल्कि हर परिस्थिति आपको सशक्त, समृद्ध और पावरफुल बनाती है, आपको लड़ने के लिए समर्थ रखती है। तो कृष्ण भगवान ने गीता में यही कहा है कि आप कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत कीजिए। प्लानिंग भविष्य की होनी चाहिए, लेकिन जीना वर्तमान में चाहिए। अगर हम वर्तमान में जीते हैं तो भविष्य हमारा अपने आप बनता हुआ चला जाता है, लेकिन हमारा कारण दुखों का यही होता है कि हम पहले फल का चिंतन करने लग जाते हैं कि कल क्या होगा, ये ऐसे होगा तो ऐसे क्या होगा। अरे आज जो मिला है, अभी जो मिला है, उसको तो मन लगा करके आत्मा से जी लो, उसको कर। अगर आज का अच्छा कर लिया है तो कल का अपने आप अच्छा हो जाएगा और फल अच्छे ही मिलेंगे। अगर आज हम आम का पौधा लगाएंगे तो कल आम जरूर मिलेगा, अगर आज हमने बबूल का पौधा लगा दिया है तो आम नहीं मिलेगा। तो हमें आज को जीना चाहिए और आज में अपने आप को कर्म में निहित कर लेना चाहिए। तो ये पिक्चर बहुत कुछ कहती है, और इसी पिक्चर से मैंने भी 19 साल की अवस्था में -20 डिग्री टेम्परेचर, 16,500 फीट ऊंची पहाड़ी टाइगर हिल, जिसका नाम आपने सुना होगा, LOC कारगिल मूवी देखी होगी, जिसमें मनोज वाजपेयी ने मेरा रोल अदा किया है। मैं इसी पिक्चर की बदौलत, इसी ज्ञान की बदौलत उस पहाड़ी पर लड़ पाया था। ये वो पहाड़ी, एक थोड़े से बिजनेस के जो कुछ सफलता के, इनको बाद में डिस्कस करूंगा मैं। ये टाइगर हिल टॉप है, ये द्रास सेक्टर की सबसे महत्वपूर्ण चोटी थी, जिसकी ऊंचाई जो अभी आपको बताया 16,500 फीट। ऑक्सीजन नहीं थी यहाँ पर, कुछ नए और पुराने जवानों की एक टुकड़ी का मिश्रण करके उसका गठन किया गया था। मेरी 19 साल की अवस्था थी, कोई पहले से पहचान नहीं थी। मैं आपकी तरह एक आम इंसान हूं, कोई विशेष शक्ति लेकर के धरती पर पैदा नहीं हुआ, लेकिन कहते हैं
कि व्यक्ति की पहचान किसी ओहदे या रैंक से नहीं बल्कि उसके कर्म से होती है, उसके कार्य से होती है। टाइगर हिल की लड़ाई से पहले हमारी बटालियन ने तोलोलिंग टॉप के ऊपर 22 दिन तक लड़ाई लड़ी थी और उस 22 दिन के दौरान 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों ने शहादत दी थी। तब जाकर के वो पहाड़ी को पुनः प्राप्त किया था। उसी लड़ाई के दौरान हम 15 जवानों की एक टीम, जिसका काम था फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को रसद पहुंचाना, राशन और अम्युनिशन पहुंचाना, ताकि वो लगातार दुश्मनों का मुकाबला करते रहें। तो 15 में से हम 3 जवान ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना रुके, बिना थके, बिना सोए, बिना खाए चलते रहे और उसी काम से हमारी पहचान बनी। ये तीनों जवान फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं। तभी मुझे उस अहमियत वाली टुकड़ी के अंदर शामिल होने का सौभाग्य मिला। इस पहाड़ी पर ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण हम दिन में नहीं चढ़ सकते थे, रात को चलते थे, क्योंकि लोगों की बहुत सारी मानसिकताएं होती हैं कि फौजी तो मरने के लिए ही होते हैं, लेकिन फौजी मरने के लिए नहीं, फौजी मारने के लिए होते हैं। इस पहाड़ी पर रात भर चलते थे। दुश्मन की भारी बम्बारमेंट थी, -20 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन हिंदुस्तान के जवान कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर के इस पहाड़ी के शिखर की तरफ बढ़ते चले गए। 2 रात और 1 दिन इस पहाड़ी पर हमने कठिन चढ़ाई चढ़ी और तीसरी रात का वो मंजर आज मेरी आंखों के सामने ऐसे दरसता है, शायद वो कल की ही तो बात है। सुबह का वक्त होने वाला था। आपके लायक कुछ चीजें होंगी तो जरूर इसमें से अपने ग्रहण कर लेना, बहुत कुछ है। 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। फिर हमने रस्सियों के सहारे चढ़ना शुरू किया। जब चढ़ेंगे तो आवाज तो होगी, पत्थर भी गिरेंगे, उसकी भी आवाज होगी। दुश्मनों के बीच से गुजर रहे थे, दोनों तरफ उनके बंकर, उन्होंने अचानक से फायर खोल दिया। केवल 7 जवान हम ऊपर चढ़ पाए थे। ऊपर चढ़े तो 7 पाकिस्तान के जवान, सामने उनके बंकर। हम 7 जवानों ने जाकर के पल भर में उनको मौत के घाट उतार दिया। और टाइगर हिल के शिखर पर हम पहुंच चुके थे। वहां से 60 मीटर हम नीचे थे शिखर से। तो टॉप पर तो उनकी एक पूरी बटालियन का डिप्लॉयमेंट था। उनकी एक बटालियन का, एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट 150 की स्ट्रेंथ होती है। उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान की फौज तो हमारे बहुत करीब आ गई। इतना जबरदस्त हमारे ऊपर बम्बारमेंट हुआ कि ऐसी परिस्थिति थी कि एक कदम आगे रखते हैं तब भी हेड शूट है और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हेड शूट है, यानी मरना निश्चित था। लेकिन मैं नमन करता हूं इस देश की माओं को जो अपने बेटे और बेटियों को संस्कार में कहती हैं कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। ये हिंदुस्तान के जवान बेटे और बेटियां आज अपने सीने पर गोलियां खाते हैं। आपने, अगर आपको सौभाग्य मिला हो किसी सैनिक के पार्थिव शरीर को देखने का, तो उसके सीने पर गोलियों के निशान होते, कभी पीठ पर निशान नहीं होते। हमने भी सोचा मरना ही तो है, और जब इस धरती पर जो जीव और जंतु, मनुष्य जो भी है, उसकी मौत निश्चित है। लेकिन मरेंगे तो लड़ करके मरेंगे, मार करके मरेंगे। इस सोच के साथ हम उनके बंकर में जा घुसे और 5 घंटे तक उनके बंकरों को अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करके लड़ते रहे। चारों तरफ से आइसोलेट थे, कोई सपोर्ट थी नहीं। 5 घंटे लड़ते लड़ते ऐसा समय आया कि जब हमारा अम्युनिशन खत्म होने वाला था। ऐसी परिस्थितियां जीवन में बहुत आती हैं, लेकिन हम ऐसी परिस्थितियों में फंसने के बाद हताश और निराश हो जाते हैं, नेगेटिविटी में चले जाते हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा
कि जितनी बड़ी विपत्ति आती है उतनी बड़ी सफलता भी मिलती है, और उन्हीं समस्याओं से निकलने के रास्ते भी छुपे होते हैं, लेकिन हमें दिखते नहीं हैं। क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि उस समय निराशा इतनी हो जाती है, नेगेटिविटी इतनी हो जाती है, दिमाग के अंदर बहुत सारे विचारों की वो उबाल लेने लगता है, उसमें कुछ दिखता ही नहीं। जिस तरह से पानी जब उबलता है तो पानी की सतह नहीं दिखती है, सिर्फ भाप दिखती है, लेकिन जब वो पानी ठंडा हो जाता है तो उसका सतह भी दिखने लगती है। तो उस समय अपने मन मस्तिष्क को स्थिर रखना, अपने आप को शांत रखना, धैर्य रखना, और जब हम धैर्य रखेंगे, जब हमारा मानसिक संतुलन ठीक होगा, तो हमारे यहां पर पूरा ब्रह्मांड है। एक इंसान 7 चक्रों में बंधा हुआ है, और यह सबसे ऊंचा चक्र सहस्त्र चक्र होता है, और इसी में उसका ज्ञान और ऊर्जा भरी होती है, यहीं पर सब कुछ है। तो उसको वहां से दिखने लगता है। तो हमें यह लगा कि यार हमारे पास अम्नेशन समाप्त है, लेकिन इनके पास तो अम्नेशन ही अम्नेशन है, दुश्मनों के पास। तो दुश्मनों के अम्नेशन को अपना अम्नेशन बनाना है। हमने इसके ऊपर विचार किया, इसके ऊपर प्लानिंग किया कि किस तरह से दुश्मन के अम्नेशन को हम अपना अम्नेशन बना सकते हैं। हमें मालूम था कि हम लगातार अगर फायर करते रहेंगे तो ये पत्थरों से बाहर नहीं निकलेंगे, हमें अपना फायर बंद करना पड़ेगा। जब दुश्मन की भारी गोलाबारी शुरू हुई, अपना फायर बंद कर दिया। जब फायर बंद हुआ तो वो पत्थरों से निकल करके बाहर आए। तो पत्थरों से निकल करके 10-12 पाकिस्तान के जवान जब हमारे करीब पहुंचे, तो एक साथ उनके ऊपर हमने लगातार फायरिंग किया, जबरदस्त फायरिंग किया। उनमें से 1-2 बचा होगा, सबको मौत के घाट उतार दिया। फिर उन्हीं का हथियार, उन्हीं का अम्नेशन लेकर के फिर हम फायर करने लगे। लेकिन 1-2 बचा था, उन्होंने जाकर के अपने कमांडर्स को बता दिया कि हिंदुस्तान के वहां पर 8 या 10 ही जवान है। विदिन 30 मिनट हमें संभलने का मौका ही नहीं मिला। 35 से 40 पाकिस्तान के जवानों ने दोबारा से हमला कर दिया, और हमला इतना जबरदस्त कि 20 मिनट तक जितने भी उनके पास हैवी वेपन थे, तमाम हथियारों का फायर हमारे ऊपर खोल दिया। हमें सर नहीं उठाने दिया। फायर बंद करते ही ऊपर से पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए, ताकि ये जख्मी हो, चिल्लाएं और इनकी लोकेशन पता चल जाए और हम दूर से दूर इनको मार सकें। लेकिन फिर भी हम अपने धैर्य को बना करके शांति से बैठे रहे, उनके नज़दीक आने का इंतजार करने लगे। और एक ऐसा समय भी आया, दोस्तों आप लोगों ने फिल्मों के अंदर देखा होगा, गर्दन कटती है और धड़ चलते हैं। मैंने उन पलों को जिया है। जख्मी होने लगे सब एक दूसरे के साथ, कई लोग जख्मी हो गए, सबको फर्स्ट एड करते रहे लास्ट तक। और 2 जवान जब ऐसे बहुत बुरी तरह जख्मी हुए, उसकी एक उंगली कट गई, किसी का पैर कट गया। हमने बोला कि आप लोग फायर नहीं कर सकते हो, लड़ नहीं सकते हो, आप नीचे चले जाओ। लेकिन अभी तो स्कूल के अंदर किताबों में पढ़ करके गया था कि एक सैनिक दूसरे सैनिक के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है। आज प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल रहा था। पता है उन्होंने क्या कहा? यार जीना है तो तुम्हारे साथ जीना है, मरना है तो तुम्हारे साथ मरना। इससे बड़ी प्रेरणा शक्ति हम लोगों के लिए हो ही नहीं सकती थी। मैं भी जख्मी हो गया था। पहला ग्रेनेड का टुकड़ा मेरे घुटने के नीचे लगा, दूसरा यहां पर लगा, ये पूरा कट गया था, दिखाई नहीं दिया था। बहुत देर तक आंखें खोलने की चेष्टा करी थी, लेकिन आंखें नहीं खुली। जब आंखें खुली, देखा ऊपर से नीचे तक लहूलुहान था और नाक से खून की धार बह रही थी। बहुत देर ब्लड को साफ करता रहा, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। फिर रेंगता हुआ घिसटता हुआ अपने साथी की हेल्प के लिए गया, तो पहाड़ी से पीठ लगा करके हम ठीक आमने सामने बैठे थे। जो मेरा सामने वाला साथी था, उसको मैं बोला फर्स्ट एड कर दो। तो वो फर्स्ट एड करने के लिए उन्होंने अपनी फील्ड पट्टी निकाली, उसकी पॉलीथीन फाड़ने के लिए उसका हाथ सिर्फ यहाँ तक गया और यहाँ पर गोली लगी, इधर से पूरा भेजा निकल करके बाहर हो गया। हाथ पकड़ करके मैं उनको बोला सर क्या हुआ, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोले। मेरी बगल में बैठा हुआ मेरा ट्रेनिंग का साथी कैनेडियन अनंतराम,
मैं उसको बोला, यार अनंतराम सर को तो गोली लगी है। क्या? बस यही शब्द वो बोल पाया। उसको सीने में यहाँ से ब्रस्ट लगा, यहाँ से फेफड़ों से खून की फुहारों को छूटते हुए देखा और मेरी गोद में आकर के लेट गया। ऐसे करके एक एक साथी खड़ा होकर के फायर करने लगा। वहीं पर आटे का बम गिरा, उसकी यहाँ से गर्दन कटी और नीचे जा पड़ी। 2 कदम आगे गया और उसका धड़ भी नीचे जा गिरा। ऐसे करते करते एक एक करके साथी शहीद होने लगा। और एक ऐसा पल भी आया कि इन्होंने हमें चारों तरफ से आकर के घेर लिया और गोलियों की बरसात शुरू कर दी। और उसी गोलियों की बरसात के अंदर मेरे तमाम साथी शहीद हो गए। मैं भी उनकी तरफ से मर चुका था। तो उनका एक कमांडर था, उसने बोला इनको रीचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। तो मैं बेहोश था, लेकिन इतना बेहोश नहीं हुआ था कि उनको सुन ना सकूं या देख ना सकूं। मैं सुन भी सकता था, देख भी सकता था। पाकिस्तान के जवान वो आकर के जब जवानों की बॉडियों के अंदर गोलियां दागते थे तो बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ। तो उसने सामने वाले को मारा तो उसकी बॉडी भी उछली, बगल वाले को मारा। मैं भी इस तरह से पड़ा हुआ था। उसने यहाँ पर गोलियों की बौछारें शुरू कर दी, फिर पैर में 2 जगह पर गोलियां मारी। मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप बड़ा सहता रहा। उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं है। फिर उन्होंने बहुत अमानवीय क्रूरताएं शुरू करी, बर्बरता शुरू करी कि हमारी बॉडियों के अंदर पत्थर मारने, बूट की ठोकरें मारनी, गालियां देनी, ये सब कुछ बड़ा सहता रहा। जहां से हम चले थे लगभग 500 मीटर नीचे हमारा दूसरा पोस्ट था और इसी टाइगर हिल के बगल में मस्को वैली है जहां उनका बेस कैंप था। तो उसी बेस कैंप को उन्होंने मैसेज दिया कि हिंदुस्तान का नीचे जो पोस्ट है उसके ऊपर हमला कर दो। तो जब ये आवाज मेरे कानों तक पड़ी तो मुझे लगा कि आज तो मेरी पूरी टीम चली जाएगी। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतनी जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं। अगर हम निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा के साथ उस परम पिता परमेश्वर को याद करते हैं, उससे जुड़ते हैं, तो वो शक्ति जरूर साथ देती है। चुपचाप पड़ा रहा, एक मौके की तलाश में था। फिर उन्होंने बोला कि इनके हथियार उठा लो। उनके जवान आकर के दोबारा से गोलियां मारने लगे और हथियार उठाने लगे। तो फिर भी उन्होंने मेरी बाजू में, पैर में गोली मारी, लेकिन तब तक मैंने एक विश्वास पैदा कर लिया था कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूंगा, लेकिन मैं जिंदा भी रहूंगा। और उसी विश्वास की बदौलत आज मैं आपके सम्मुख भी खड़ा हूं। अगर हम जीवन में कोई भी एक दृढ़ संकल्प कर लें, एक विश्वास पैदा कर लें, तो हमारे लक्ष्य को भेदने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। उसने लास्ट में बुलेट चलाया सीने पर भी। यहां पर पर्स था, पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के थे और वो सिक्के भी शायद परमात्मा ने इकट्ठे कर रखे होंगे। इस देश को भारत मां बोलते हैं, ऐसे ही नहीं बोलते, क्योंकि ये कंकर और मिट्टी वाली जमीन नहीं बल्कि एक सजीव है। मां भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम को कभी दफन होने ही नहीं देती है। किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है। शायद मुझे वो माध्यम चुना होगा, तभी तो उसने गोली चलाई तो जाकर के सिक्कों पर लगी और डिपॉजिट हो गई। उस गोली के धक्के से मुझे खुद आभास हुआ कि मैं मर गया हूं। अगले ही पल पाकिस्तान का दूसरा जवान आया, उसने आकर के शायद मेरा हथियार उठा करके जब वापस मुड़ा होगा, उसका पैर मेरे पैर से टकराया तो मुझे एकदम से चेतना आई। अंतर्मन से आवाज है कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो मरेगा भी नहीं। मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड बचा हुआ था। मैंने अपना हैंड ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन निकाल करके उसके ऊपर ऐसे फेंक दिया तो कोट के अंदर हुड लगे हुए, हुड के अंदर वो ग्रेनेड गिरा। जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता, ग्रेनेड फट गया और यहां से उसका पूरा सर उड़ गया, वो हमारे ऊपर आ गया। उस धमाके से पाकिस्तान के जवानों में खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई है। बस वही एक मौका था मेरे पास। मैंने दोनों हाथों से उसकी राइफल को उठाने की चेष्टा करी, लेकिन यह हाथ तो हिला ही नहीं। इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी।
एक हाथ से राइफल को उठाया, वहां से ऐसे थ्रस्ट फायरिंग किया और 4-5 पाकिस्तानियों को और मौत के घाट उतारा। फिर इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर पे गया, तीसरे पत्थर पे गया, 3-4 जगह से फायरिंग किया। उनको यह आभास दिला दिया कि यहाँ अकेला नहीं है। उनको लगा कि नीचे से दूसरी टुकड़ी ऊपर आ गई है। बस उनके पैर उखड़ गए, हौसले पस्त हो गए, वहां से वो भाग गए। मैं रेंगता हुआ, घिसटता हुआ, फायर करता हुआ उनके पीछे 4-5 मीटर तक गया। तो 4-5 मीटर जाने के बाद देखता हूँ सामने उनका लंगर चल रहा है, उनके लिविंग टेंट लगे हुए हैं, उनके वेपन का डिप्लॉयमेंट है, सब कुछ पड़ा हुआ देखता रहा और वो वहां से सब कुछ छोड़ करके भागते हुए चले जा रहे थे। आपको मालूम होगा कि इस देश की सेना दूसरे देश की सेनाओं से भिन्न क्यों है, अलग क्यों है? इसीलिए कि दूसरी सेना के 10 जवानों में से 7 भी मर गए हैं, 3 भी मर गए तो 7 भाग जाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान के 10 जवानों में से अगर 9 भी शहीद हो गए और 10वां भी उसी जगह पर आखिरी सांस, आखिरी गोली और खून की आखिरी बूंद जो एक सोच है, जो एक विचार है, जो एक सैनिक का कर्तव्य परायणता है, यही हमें विश्व की सेनाओं से अलग करती है। क्यों हो गए, क्यों नहीं? क्योंकि ये हिंदुस्तान की धरती तो जप की, तप की, ज्ञान की, विज्ञान की, पुरुषार्थ की, परमार्थ की, वीरों की और वीरांगनाओं की मिट्टी है। इस धरती में हमने जन्म लिया है, ये तो 100 जन्मों के पुण्य के समान है। तो क्यों ना लड़ेगा? उनको वहां से खदेड़ा, फिर वापस भी लौटा, अपने साथियों तक आया। लगा कि शायद मेरा साथी मेरी तरह कोई जिंदा होगा। आकर के देखा किसी का पूरा सर फटा हुआ बाहर था, किसी के फेफड़े निकले हुए बाहर थे। बहुत देर बैठ करके रोया। 2.5 साल की सर्विस थी, 19 साल की अवस्था, ना तो सर्विस का अनुभव था और ना उम्र का तजुर्बा था। ये भी पता नहीं कि हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, पहाड़ी पहाड़, जाऊं तो जाऊं कहां? रोता रहा, फिर अपने आप को संभाला। इंसान के 3 शरीर होते हैं, आप सब जानते हो। 3 शरीर होते हैं, एक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तो जो सूक्ष्म शरीर हमारी आत्मा है, जब आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन होता है, और वो कब होता है? जब हम अपने आप को अपने कर्म में, अपने परमात्मा में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं। जहां समर्पण भाव आ गया, जिसने आपने समर्पण कर दिया, तभी तो हम कनेक्शन होता है ना। तो उस समय तो समर्पण था परमात्मा को। तभी एक आवाज सुनाई जिसने बोला, बेटा इस नाले से नीचे की तरफ लुढ़क जा। तब परमात्मा से सिर्फ इतना ही खोला और मन के अंदर यही भाव थे। सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था, हर जगह से खून की धार बह रही थी, लेकिन फिर भी एक विचार इसी तरह से चल रहा था कि लहू बहे तो बहे, सांस चले या ना चले, मेरा राष्ट्र चलना चाहिए और मेरा राष्ट्र बढ़ना चाहिए। उन अंतिम पलों में भी यही सोचता रहा और परमात्मा से प्रार्थना करता रहा कि इस शरीर से सांस निकलने से पहले हर हाल में तिरंगा लक्ष्य पर लहराना चाहिए, और अगर मेरे स्वर उच्चारण की शक्ति बचे तो अंतिम शब्द वंदे मातरम ही निकलना चाहिए। 500 मीटर नीचे लुढ़क गया, पत्थरों में टकराता हुआ लुढ़कता लुढ़कता नीचे आया तो एकदम से ऐसे गड्ढा आ गया, एक हाथ से पत्थर पकड़ करके लटका हुआ। तब मुझे लगा कि शायद मैं पाकिस्तान की तरफ आ गया। तो नीचे देखा तो मेरे साथी नजर आए। उन्होंने दौड़ करके, उनको आवाज़ दिया, दौड़ करके उठा करके लेकर के गए। तो जिस तरह से आप फिल्मों में देखते हो, कोई ग्रेनेड फटता पूरे ड्रेस के चिकने हो जाते हैं, सेम कंडीशन थी। कोई कह ही नहीं रहता कि ये जिंदा रहेगा, सबको था कि थोड़ी बहुत देर के बाद में मर जाएगा, लेकिन मेरे अंदर विश्वास था कि मैं जिंदा रहूँगा। मैं उनको बोला, सर मुझे कुछ नहीं होगा, सिर्फ पोस्ट को बचा लो कैसी भी करके। बस वहाँ से पीछे सूचना दिया जो हमारा कमांडिंग ऑफिसर था। उन्होंने बोला इस लड़के को जल्दी से मेरे पास पहुँचाओ। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी।
तो इतना लहू बह चुका था कि दिखाई देना बिल्कुल बंद था। तो उन्होंने बोला, बेटा मेरे को पहचानता मैं कौन हूँ? मैं कहा, नहीं साहब दिखाई नहीं दे रहा, आवाज़ सुन रही है। बोला, मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर। मैं कहा, जय हिंद साहब, बहुत तेज सर्दी लग रही है, कुछ बता सकता है साहब? हाँ बता सकता। तब ऊपर का तमाम घटनाक्रम उनको बताया कि इस तरह से हुआ, इन्फॉर्मेशन दिया उनको। और उसके बाद उन्होंने बोलते हैं, जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? मैं साहब जवान की रिक्वायरमेंट अम्यूनिशन और फील्ड पट्टी की है, खाने के लिए नहीं चाहिए। 72 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया था। एक बड्डी बियर, ये पार्ले जी वाला बिस्कुट का पैकेट, आधा बिस्कुट का पैकेट 2 बंदों ने खाया था, आधा तो बैलेंस था सर, भूख नहीं लगती है। इसके बाद डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया फिर मुझे पता नहीं, मैं कहाँ पर। 3 दिन के बाद होश आया, देखा पंखा चल रहा है और पता चला कि 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर, और वहीं पर मुझे पता चली कि इसी रात को दोबारा से अटैक किया और इस टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका पाया। टाइगर हिल की जीत के बाद हॉस्पिटल में रहा और 16 महीने हॉस्पिटल के बाद फिर वापस भारतीय सेना में गया और 25 साल 5 दिन की सेवा करके अभी सेवानिवृत्त हुआ हूँ, लेकिन अपने कर्तव्य और दायित्व से निवृत्त नहीं हुआ। हम सब सैनिक हैं और सैनिकों की तरह हमारी सोच होनी चाहिए। बस 2 लाइन कह करके आपसे विदा लेता हूँ कि हर सांसों के तराने, ये सांसों के तराने हिंद का नवगान गाएगा, हमारा शौर्य ध्वज लेकर। किसका? इस हिंदुस्तान के युवाओं का। हमारा शौर्य ध्वज लेकर वो चंद्रयान गाएगा, हमारे प्राण माता भारत ही के पक्ष समर्पित हैं, हमारे लहू का हर कतरा हिंदुस्तान गाएगा। जय हिंद। बहुत 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 धन्यवाद सर। मतलब मुझे लगता है कि हमारे पास सवाल नहीं, सिर्फ जज्बा है आपको दिखाने के लिए। एक बहुत लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू May I invite on stage संजय सर जो हमारे डायरेक्टर और चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर हैं, और हेमंत सुल्तानिया जी जो हमारे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं। एक छोटा सा मोमेंटो हमारी तरफ से था।